प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इसके कल तक हमने पार्ट 4 तक अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे, प्रश्नमाला फर्स्ट का। और प्रश्नमाला फर्स्ट जो रियल नंबर पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, उसके हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमने पढ़ा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हमने पढ़ा। और आज हम एक छोटी सी प्रमेय है आपके पास 1.3, इसको आधार लेकर और एक छोटी सी परिभाषा और लेंगे। वो परिभाषा होगी सह अभाज्य संख्या वाली, और उसके माध्यम से हम पूरी की पूरी प्रश्नावली को बड़े अच्छे से हम इसको सरल कर देंगे। और निश्चित तौर पर परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, बार बार आता है। राजस्थान बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप दिल्ली बोर्ड की बात कर लो, कोई से भी, क्योंकि जो ये पुस्तक है ऑल ओवर इंडिया एक ही पुस्तक चल रही है, तो सभी जगह ये प्रश्न इस प्रश्नमाला के पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न कॉमन है। एक ही मेथड अगर आपको आ गया अच्छे से, तो आप पूरे प्रश्नों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल सरल कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आपने 4 भाग पढ़ लिए होंगे और आज आप 5वें भाग के साथ बिल्कुल 4 भागों को अच्छे से तैयार करके 5वें भाग के साथ मेरे साथ बैठे हुए हों। और जिस भी विद्यार्थी ने 4 भाग नहीं पढ़े, वो पहले 4 भाग पढ़े, उसके बाद में 5वें भाग को देखें, क्योंकि एक भाग का दूसरे भाग के साथ, दूसरे भाग का तीसरे भाग के साथ, ये इनका कॉम्बिनेशन है। और अगर कहीं से चेन टूट जाती है तो फिर आगे आप प्रश्नों को जोड़ नहीं पाओगे और प्रश्न समझने में आपको कठिनाई आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं वहाँ तक हमारा ये चैनल का लिंक ज़रूर पहुँचाए। उस ढाणी पे बैठा हुआ विद्यार्थी, जहाँ पर केवल खेत पे रहने वाले विद्यार्थी, जहाँ पर केवल उनका अकेलों का ही घर है, तो वहाँ तक भी अपना ये लिंक पहुँचे, तब हमारे इस ऑनलाइन क्लास को बनाने की उपयोगिता होगी। अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेकर हमारी इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर प्रमेय नंबर 1.3 है। ये प्रमेय बोलती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, कोई सी भी ले लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हो, मैंने बताया था, जिसमें वे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वे सब अभाज्य संख्याएं होती है। यदि P ये कोई अभाज्य संख्या P a² को विभाजित करती है। P का मतलब जैसे मैंने 5 ले लिया, a² का मतलब ले लिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो था P और ये था a²। अब देखो ये P a² को विभाजित का मतलब भाग जा रहा है, इसमें 5² में 5 का भाग जा रहा है, कितने बार? 5 बार जा रहा है, तो ये 5 आ गया यहाँ पर। अब उसने क्या कहा, p² को विभाजित करता है, कर दिया विभाजित, है तो p है 5 और a² की एक ही जगह हमने क्या ले लिया 5, स्क्वायर लग ही रहा है, 5 को 5 से गुणा किया तो कितना 25, 25 में 5 का भाग लगा कितनी बार? 5 बार। तो p ने a² को जब विभाजित कर दिया तो ये p किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। a का अर्थ, जैसे p 5 लिया था, a कितना है? 5 था, क्योंकि ये पहले में तो स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर 5 है, 5 में 5 का भाग लगा तो कितने बार गया? 1 बार। विभाजित कर रहा है। तो यही प्रमेय कह रही है कि जब p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब ये 5 पूर्णांक भी है। पूर्णांक के अंदर आपको पता है, पूर्णांक में ऋणात्मक, 0 और प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। और यहाँ पर ये अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो P अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी ये संख्या कैसी होंगी? अभाज्य हो सकती है। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, कुछ भी होगी क्या? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस प्रश्नमाला 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कि सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या सोचना है। हमें पता है कि √5 अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जब परिभाषा समझी थी, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ये सब अपरिमेय संख्या। बट अब आपको प्रूफ करना है कि बताइए कि ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए, इसी के लिए नहीं, ये जो 1.3 जो प्रश्नावली की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसके सारे सवाल एक ही मेथड से होंगे। तो हमको मान लेना है, यहाँ पर हल करके माना
माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली हमने? एक परिमेय संख्या। लो, अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने ये मान लिया कि हमको दे क्या रखा है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हमको पता भी है, बट हमने मान लिया कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। अब जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख देंगे √5 बराबर P/Q। P और Q क्या है? P और Q ये क्या है? P और Q को हम मानेंगे सहभाज्य संख्या। P और Q सहअभाज्य संख्या है। आप चाहो तो इसको P और Q पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हो, सहभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पर इसको यहाँ तक लिख दिया। आपको पता है √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। जैसे हम बात करें कि जैसे कोई फैन है, अब इस फैन को हम कूलर मान लेते हैं कि कूलर है, तो आप मानेंगे, माना कि ये फैन एक कूलर है। तो अब इस फैन की कंडीशनें देखेंगे कि क्या ठंडी हवा देता है क्या? तो आप कहोगे सर ये तो ठंडी हवा नहीं देता। फिर आप कहोगे क्या इसमें कूलर में तो पानी भरा जाता है, क्या इसमें पानी भरने का काम है? तो आप कहोगे सर दूसरी कंडीशन है, पानी नहीं भरा जाता। तीसरी कंडीशन, कूलर को ऊपर कड़े के नहीं लटकाया जा सकता। तो आप कहोगे सर ये तो मामला गोल हो गया है यहाँ पर, क्योंकि कूलर तो एक स्टैंड होता है कूलर का, या स्टैंड वो कंपनी बना के देती है, और हम कूलर को फिराए भी जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर जो छत का पंखा और जो कूलर है वो दोनों एक नहीं है। और फिर हम कह देंगे हमने जो माना, क्या माना कि पंखा कूलर है, तो हम कह देंगे कि नहीं, पंखा पंखा ही है, कूलर नहीं है। तो यही ये कहानी यहाँ पर लिखा हमने कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन है नहीं। जब परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कई पुस्तकों ने या कई उसने यहाँ पर A और B के रूप में भी इसको मान रखा है। आप चाहो तो A और B के रूप में मान लो। A लिख दो P की जगह, B की जगह A की जगह P लिख दो, B की जगह क्या, Q की जगह क्या लिख दो? B लिख दो। और A और B सहभाज्य संख्या है, B इज नॉट इक्वल टू 0। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर आपको सुविधा है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं हम इसको, इधर ले चलते हैं ब्रज गुणन करके। तो यहाँ पर ब्रज गुणन हो गया √5Q बराबर P। अब दोनों और वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो √5Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, ये Q स्क्वायर और ये आ गया P स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आप, ये 5 बटे में जाएगा तो किस में बटे में जाएगा? P स्क्वायर के बटे में जाएगा। तो आप कह दोगे सर ये जो 5 है ये P स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी भाग जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः 5, P स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आपको पता है यहाँ से इस पर में से, जब P, ये P की जगह कौन आ गया? 5। अभाज्य संख्या देख लो, 5 आ गया। अब ये P स्क्वायर की जगह क्या है? ये आपका A है। हमने यहाँ पर P मान रखा है, इसको किसको मान रखा है? A को। तो ये जब 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यही लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करता है, P को भी विभाजित करता है। यानी कि आपने सहभाज्य संख्या मानी है, बट यहाँ पर एक संख्या और निकल के आ गई 5। सहभाज्य संख्या का अर्थ क्या हुआ? वे संख्याएं जिनका जो मसप यानी HCF कितना हो? 1। यानी उसमें जैसे आपके पास ये 2 और 3 है। अब बताओ 2 और 3 में एक का ही भाग जा सकता है ना? 2 में भी एक का जा सकता है, 3 में भी एक का जा सकता है। एक के अलावा कोई है क्या जिसमें भाग जाएगा? जैसे 5 और अपन ने ले लिया 4। अब 5 और 4 में केवल एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों में भाग जाए। तो यानी कि हमारे पास जो सहभाज्य संख्या होती है वे संख्या है जिसका मसक कितना हो? 1 हो। अरे यहाँ पर तो ये मामला 5 और निकल के आ गया, तो विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ तक रुकेंगे नहीं, फिर अपन एक कंडीशन और मानेंगे। माना कि P बराबर, माना कि
P बराबर 5R। क्या मान लिया हमने? 5R। अब R भी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर लिख देंगे R बराबर क्या है? पूर्णांक। R पूर्णांक है। वही दोनों ओर वर्ग कर दो, तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ये लो, इधर P का स्क्वायर, इधर 5R का स्क्वायर, ये P स्क्वायर हो गया 5 यानी 25R स्क्वायर। P स्क्वायर का मान कितना है? आप कह दोगे सर ये P स्क्वायर का मान है 5Q स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिया 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। 5 एकम 5, 5 25, तो आगे Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अब आप सीधा सीधा यहाँ पर कह दोगे कि ये 5 इस Q स्क्वायर को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि जो 5 है ये 5Q स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 5, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए किसको? 5Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब समस्या ये आती है कि आपने तो ये क्या मान रखा है? आपने तो मान रखा है कि जो ये P और Q क्या है? सहभाज्य है। अब सहभाज्य का मतलब दो संख्याओं का मसप 1 आना चाहिए। और यहाँ तो मसप कितना आ गया, यानी HCF कितना, और 5 और निकल गया इसके अंदर। 1 के अलावा क्या प्राप्त हो गया? 5। यानी आपको पता है जो 5 है वो P और Q का क्या है? सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। कौन? 5। किस किस का? P का भी है और Q का भी है। और यहाँ पर तो आपके पास 1 ही आना चाहिए मसक के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि जो सहभाज्य संख्याएं होती है उसका मसक 1 होता है। और यहाँ तो 1 नंबर और अब मिल गया आपको कि ये जो 5 है ये 5 P और Q का क्या है? सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 P और Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको यहाँ पकड़ में आ गई बात कि सर ये 5 है ना जो P और Q का क्या है? सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अब 1 के अतिरिक्त है, हमारी परिभाषा क्या कहती है कि 1 ही हो तो काम चलेगा। यहाँ तो 1 के अलावा 5 और मिल गया, जो कि आप कहोगे जो कि क्या है? आपने जो माना है, आपने क्या माना है? परिमेय संख्या। जो कि ये माना जो गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमने जो माना है जो विरोधाभास है, अतः हमारे द्वारा माना गया जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का अर्थ ही हो गया कि जो हमने माना वो गलत मान लिया, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास इसलिए कि P और Q 1 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। और यहाँ पर कितना आ रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपके पास 5 आ रहा है। तो यहाँ विरोधाभास होते आप कह दोगे कि ये जो आपकी परिमेय संख्या है, जो ये आपने परिमेय संख्या मान रखी है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि अगर 1 ही आता तो मान लेते परिमेय संख्या है। 1 के अतिरिक्त क्या आ रहा है? यहाँ पर 5, ये 5 टपक रहा है, यहाँ पर भी 5 आ गया। देखो यहाँ पर भी ये 5 आ गया, और ये तो इस प्रमेय के अनुसार विभाजित भी कर रहा है। तो आप सीधा सीधा कह दोगे विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा प्रश्न हो गया। यानी कि हमको इस प्रश्न को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड है इसलिए ये विरोधाभास है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और नहीं भी लिखो तो भी आपका काम चल रहा है, क्योंकि आपने पहले प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3 बातें आपको तैयार करनी है, चाहे वो √5 आए, चाहे √3 आए, चाहे √2 आए, चाहे √7 आए, चाहे √11 आए। करना है इसी विधि से। अब 5 वाला तो अपन ने किया ही है। अब बाई चांस यहाँ पर 2 आ जाता तो ये 2 लिख देते, यहाँ पर भी क्या आ जाता? 2 आ जाता, यहाँ पर भी क्या आ जाता? 2 आ जाता,
यहाँ पर भी क्या आ जाता, 2 आ जाता। इस 5 की जगह क्या आ जाता, 2 आ जाता। 2 किसको विभाजित करता, क्यू पी स्क्वायर को, तो ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता। तो 5 भी किसको ये 2 भी किसको विभाजित करेगा, पी को। अब आप क्या मान लोगे, पी बराबर यहाँ पर 5 आर माना था, यहाँ पर कितना आर मानोगे, 2 आर मान लो। आपके जो प्रश्नावली में जो आपका ये प्रमेय के रूप में दे रखा है, ये आपका जो सवाल है ये प्रमेय के रूप में दे रखा है। प्रमेय 1.4 कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमने 2 मान लिया, ये क्या आ जाएगा, ये 2 आर आ जाएगा। 2 दूना कितना हो गया, 4। या 5 की जगह क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, क्योंकि पी स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना है, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये 2 लिख दिया आपने। 25 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो आपके पास आ गया ये 2। तो आप कहोगे 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये 2q स्क्वायर को विभाजित कर 2q को विभाजित करेगा। अतः ये जो 2 है ये p और q का क्या प्राप्त हो गया, सार्वगुणनखंड प्राप्त हो गया, सार्वनिष्ठ भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। जो हमने माना वो क्या है, विरोधाभास है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो 3 रख दो, यहाँ पर 5 आ जाए तो 5 रख दो, यहाँ पर 7 आ जाए तो 7 रख दो, 11 आ जाए तो 11 रख दो। पैटर्न ये नकल ये जी चीज मारनी है। चाहे आपका प्रश्न एग्जाम्पल का हो, चाहे प्रमेय नंबर 1.4 हो, चाहे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 हो। एग्जाम्पल नंबर 9 में 3 दे रखा है, तो 2 की जगह क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है। समझ गए। तो कोई सा भी पूछे, चाहे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, कुछ भी पूछे अभाज्य नंबरों में, तो आप सीधा सीधा इस विधि से सेम ऐसा कैसा है आपको करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विधि अपनी वही रहेगी, विधि में कोई चेंजेस नहीं इस प्रश्नावली के अंदर। यहाँ पर कहा उसने सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना है। सभी सवालों में आपको मान लेना है कि ये अपरिमेय, लेकिन इसको क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हल लिखा, और हल लिखकर वही कार्य आपको इजी गोइंग करना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय है, लेकिन हम सिद्ध करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान ली तो ये p/q के रूप में होता है कि नहीं होता, तो आप इसको p/q के रूप में मान लो। तो 3 + 2 √5 बराबर p/q। p और q क्या ले लेते हैं हम, p और q को हम ले लेते हैं सहभाज्य संख्या। p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। और q यानी नीचे का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपके पास आएगी सहभाज्य संख्या, ऐसी संख्या है जिसका मसफ कितना हो 1, सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब लो भाई आगे, अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, यानी इसका इधर पक्षांतरण कर दो। तो लो 3 को इधर पक्षांतरण करते हैं तो 2 √5 बराबर p/q - 3। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पहुँचा दिया। 2 को बटे में भेज दो तो आ गया √5 बराबर p/q - 3/2। ये आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि p/q परिमेय संख्या है, में परिमेय संख्या घट रही है, परिमेय संख्या होगी, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किस में कन्वर्ट हो गया, आपका परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताओगे p/q परिमेय संख्या है। ये p/q क्या है, परिमेय संख्या लिखे हैं यहाँ पर, p/q परिमेय संख्या है। p/q कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या, तो ये पूरा का पूरा डिब्बा भी किस रूप में होगा, ये भी परिमेय संख्या के रूप में होगा। तब p/q - 3/2 परिमेय संख्या है। ये भी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। अब आपको ये पता है कि √5 तो अभी आपने सिद्ध किया कि ये परिमेय संख्या है क्या, तो आप कह दोगे सर √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इधर परिमेय संख्या तो इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब होनी तो चाहिए, बट आप कह दोगे
कि ये संख्या जब परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास है तो आप लिख दो डायरेक्ट, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों, सिद्ध करना था। कई पुस्तकों के अंदर इसका ऐसे भी ले रखा है P/Q - 3/2, यहाँ पर इसको हल कर रखा है P - 3Q/2Q, ऐसे लिख रखा है इसको। तो आप चाहो तो लिख दो, नहीं भी चाहो तो आप यहाँ पर ये जी जैसे कैसे छोड़ दोगे तो भी ये गलत नहीं होगा आपका। तो आप मान लो कि माना कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में, P और Q सहभाज्य संख्या है, Q ≠ 0, देन आपने क्या किया, 3 को इधर ट्रांसफर किया, यानी इधर पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर इधर का प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का होने के बाद 2 चलेगा बटे में, और ये P/Q क्या है आपके पास, परिमेय संख्या है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो तब P/Q - 3/2 परिमेय संख्या है। तब आप कह दोगे √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इधर पूरा डिब्बा परिमेय का, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, बट √5 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो आप कह दोगे कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 3 आपको संख्याएं दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट, विधि वही है, विधि में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में आप बिल्कुल सोच चुके होंगे कि सर को क्या करना है। सर को ये करना है कि आपको ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको क्या मान लेना है, अपन को परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ले रहे हैं हम 1/√2, ठीक है। अब यहाँ लेने के बाद में हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो इसको कैसे लिख देंगे, 1/2 A/B। आप P/Q के रूप में भी लिख सकते हो, A/B के रूप में भी लिख सकते हो। A और B क्या है, A और B आपके पास सहभाज्य संख्याएं हैं, ये सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और B ≠ 0, यहाँ पर Q ≠ 0 लिया था, यानी आपका भ्रम दूर करने के लिए A B लिखा है मैंने आपको। ये मत मानना, आपके मर्जी पड़े जो मान लेना, A B मान लो, P Q मान लो, R S मान लो। आपके एक पुस्तक के अंदर एग्जाम्पल में R और S के रूप में मान रखा है, आपको छूट है, बट आपको ये बता दो कि ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, और B ≠ 0। देन अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लो। सेपरेट का अर्थ हो गया B तो 1 से गुणा हो गया और √2 हो गया A से गुणा, तो ये हो गया आपके पास कि ये हो गया आपके पास √2A और ये हो गया B, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में इस A को भी भेज दो बटे में, तो यहाँ आ गया √2 = B/A। लो, अब ये B/A किसको प्रदर्शित कर रहा है, आप कहोगे सर A और B पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A और B पूर्णांक है। A और A और B क्या है, पूर्णांक है, अतः B/A क्या होगा, B/A परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः B/A परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने क्या मान रखा है, पहले आपने मान रखा है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। आपने माना इसको परिमेय संख्या है, ये √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो
तो ये √2 क्या परिमेय संख्या है क्या? तो आप कह दोगे नहीं, √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो आप कह दोगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लो भाई, आपने कह दिया कि √2 जब अपरिमेय संख्या हो गई तो जो हमारी जो कल्पना थी वो क्या हो गई? गलत हो गई। अतः हमारे द्वारा माना गया मान या कल्पना गलत है। आपने क्या माना था कि परिमेय संख्या है। अब आपने जब इसको सरल करते करते यहाँ तक आए तो आपने कह दिया भाई हमने ये तो विरोधाभास हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं होकर क्या हो जाएगी फिर? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको इसका हल करना था। तो बताइए इसमें कहाँ पर आपको समस्या आई? मेरा मानना है कि वही काम करता जा रहा हूँ। पहले सवाल में वही किया, दूसरे में किया, तीसरे के पहले में भी यही काम किया, और आगे इन दोनों प्रश्नों में भी वही काम करूँगा मैं। तो यहाँ पर आपको 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लो। परिमेय संख्या P/Q लिख दो, चाहे A/B लिख दो, चाहे R/S लिख दो। और आपने A/B माना तो ये भी सहभाज्य, PQ माना तो PQ सहभाज्य, R और S माना तो सहभाज्य। नीचे की संख्या चाहे B हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, उसको आप B ≠ 0। तो अब आप इसको सेपरेट कर लो, ब्रज गुणा कर लो। ब्रज गुणा B/A पूर्णांक है तो B और B/A परिमेय संख्या होगी। और अगर परिमेय संख्या है तो √2 को भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा। जैसे मेरे बराबर दूसरा भैया खड़ा सामने, मैं परिमेय संख्या हूँ तो भैया वो भी परिमेय संख्या होगा। उसने कह दिया भैया मैं तो परिमेय संख्या नहीं हूँ, तो नहीं है तो मैं भी परिमेय संख्या नहीं हूँ। फिर तो ये क्या हो गया? आपका विरोधाभास हो गया, भ्रम पैदा हो गया। नहीं, ये तो गड़बड़ मान लिया हमने। तो ऐसी कंडीशन में √2 की परिमेय संख्या होगी। अतः हमारे द्वारा जो मानी गई जो कल्पना वो गलत है। और जब कल्पना ही गलत है, हमने परिमेय मान लिया और क्या निकल के आ रहा है? वो अपरिमेय आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को जमाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन 7/5। अब हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड वाले की। अब सेकंड वाले प्रश्न में देखो, यहाँ पर दे रखा आपको 7/5। वही काम करना है अपन को जैसे वहाँ पर किया था। वहाँ पर माना था 1/√2 क्या माना था हमने? ये अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन हमने इसको परिमेय माना था। तो यहाँ पर भी यही मानेंगे। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो परिमेय संख्या तो इसको A/B के रूप में जमा लो। तो लो 7/5 बराबर A/B। A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, एवं B ≠ 0, क्योंकि नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए। इसको आगे सरल कर लो, 7 को बटे में भेज दो। तो √5 बराबर A/B। 7 नीचे चले गया तो 7B हो गया। अब आप इसको अच्छे से देखो, ये A/7B क्या है? आप कह दोगे कि सर A/7B क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि A और B क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A/7B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लो, आपने इधर की जब परिमेय संख्या कर दी तो इधर की क्या ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। आपने एक तरफ जब परिमेय संख्या बता दी तो इधर वाली कंडीशन भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों है? क्योंकि ये तो हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई परिमेय संख्या, जब तो मामला सही है। लेकिन आपको पता है कि √5 क्या है भाई? √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे
विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब √5 अपरिमेय संख्या है तो क्या है कि जो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई? गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना या हमारे द्वारा माना गया मान, हमारे द्वारा माना गया मान गलत है। अतः आप डायरेक्ट लिख दो, जब गलत मान लिया तो सही क्या है? सही तो अपरिमेय होगा। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। वैसे भी आपको मैंने बता रखा, आपकी पुस्तक के अनुसार मैंने आपको वहाँ पर बताया था फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित। वहाँ पर हमने कहा था कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे, जब घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और अभी हमने सवाल दूसरा प्रश्न हल किया था, वो अपरिमेय किया था क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ रही थी। यहाँ पर क्या हो गया? परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणन हो रहा है। गुणन होने पर भी आप कह दोगे कि क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको वैसे ही पता था, दिख रहा था, क्योंकि फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो अपरिमेय आएगा। यानी चाहे जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, चाहे गुणन वाला संक्रिया करो, तो ऐसी चारों कंडीशनों में आपके पास जो कंडीशन आएगी वो अपरिमेय संख्या के रूप में आएगी। यहाँ पर 7 × √5 है तो 7 तो क्या है? अगर इसको अलग रखें तो परिमेय है, √5 को रखें तो अपरिमेय। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आएगा? अपरिमेय आएगा। तो अब इसका लास्ट सवाल, प्रश्नावली 1.3 का हम लास्ट सवाल 6 + √2 की बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं। इस प्रश्न का तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं और तीसरा संभवतः क्या इस प्रश्नमाला का लास्ट सवाल है। अब इसमें करना क्या है? वही काम मैंने कहा, पहले प्रश्न दूसरा, तीसरे का पहला दूसरा, वही जो काम किया यहाँ पर करना है। ये आपने सवाल लिखा, यहाँ पर आप लिखें हल, और हल लिखकर आपको बताना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया आपने परिमेय संख्या है। अब है या नहीं वो तो आगे देखेंगे, लेकिन हमने तो कल्पना कर ली कि ये 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसे होती नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेसन बताया था कि 6 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ रखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बट यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आप क्या करो, इसको 6 + √2 को हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या को चाहे P/Q के रूप में लिख लो, चाहे R/S के रूप में लिख लो, चाहे A/B के रूप में लिख लो। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 6 + √2 बराबर A/B। A और B क्या है? A और B सहभाज्य पूर्णांक है। A और B सहअभाज्य संख्या लिख लो, चाहे पूर्णांक लिख लो, सहभाज्य संख्या है। B ≠ 0। ये आपने लिखा। लिखने के बाद में 6 को भी इधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, तो आ गया √2 बराबर A/B माइनस का 6। 6/1 लिख सकते हैं। तो √2 बराबर लघुत्तम ले लो A - 6B/B। ये लघुत्तम लेके आपने हल किया। लघुत्तम कैसे लिया आपने? एक और B का B आया लघुत्तम, B का भाग B में दिया, एक बार गया, A को A से गुणा किया तो A आ गया, माइनस ये माइनस, एक का भाग B में दिया, B बार गया, B को 6 से गुणा किया तो 6B आया। अब यहाँ से अपन को पकड़ना है A और B क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। आप कह दोगे सर A और B पूर्णांक है, पता है हमको पहले से कि पूर्णांक है। अब पूर्णांक होने पर हमको क्या करनी है कि आप कह दोगे कि जो ये आपके पास ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा डिब्बा है, ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A - 6B/B एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लो भाई साहब, ये परिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास है। आपने पकड़ ली बात, विरोधाभास है, क्योंकि आपको तो ये पता है ना भाई साहब कि √2 तो परिमेय संख्या है ही नहीं। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब आप कह दोगे सर कि ये जो √2 है ये परिमेय संख्या, इसके अनुसार तो ये परिमेय संख्या हो रही है, बट इसका क्या विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पर लिखोगे √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। आपने तभी तो विरोधाभास बताया। विरोधाभास है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः आप डायरेक्ट लिख दो 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। बताइए कहाँ पर समस्या रही? आप कहेंगे सर ये तो सबसे इजी प्रश्नावली है, कुछ कुल मिला के बात है, कुछ भी दे वो अपरिमेय का परिमेय मान लो। P/Q के रूप में लिख लो, चाहे R/S के रूप में लिख लो, चाहे A/Q के B के रूप में लिख लो, तुम्हारे मर्जी पड़े। जो PQ लिखा तो PQ सहभाज्य पूर्णांक, AB लिखा तो AB सहभाज्य पूर्णांक, RS लिखा तो RS सहभाज्य पूर्णांक। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। B जैसे अपन ने यहाँ लिया B ≠ = 0, PQ लिया तो Q ≠ = 0। अब ऐसे मानते हुए जब इसको सरल करेंगे, सरल करते करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक तरफ तो दिखेगा आपको परिमेय और एक तरफ दिखेगा आपको अपरिमेय। तो परिमेय जो दिख रहा है उसको तो आप सबसे पहले लिख दें कि ये एक परिमेय संख्या है, और जो अपरिमेय उसको भी आपको परिमेय बताना पड़ेगा इसके अनुसार, और उसको खंडन भी करना पड़ेगा कि जो विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या होते ही फिर आप सीधा सीधा लिख दो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नमाला हमारी पूरी होती है क्योंकि हमारे पास इतना समय भी बचा नहीं। 2-3 मिनट हमारा पहले सेशन समाप्त होगा अगले उसके लिए। तो मेरी ये मानना है कि आप ने 1.3 वाली प्रमेय का बीच में उपयोग हो रहा है। ये इसमें भाग जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी Q P² को विभाजित करेगा तो क्या P Q को भी विभाजित करेगा। इस तरह का जो कंसेप्ट है, अगर वो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया तो निश्चित तौर पर आपका जो गणित विषय का जो आपका लर्निंग स्तर है बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक एक लाइन को लाइन टू लाइन समझते जा रहे हैं। आप निरंतरता बनाए मेरे साथ 9 बजे मंडे टू फ्राइडे भगवान सिंह गुर्जर बोली SWM चैनल पर आप निरंतरता बनाए। कक्षा 10 वाले विद्यार्थी के 9 बजे सर की क्लास हमको लेनी है। विदाउट उसके अंदर आपके जो वो विज्ञापन आते हैं वो विज्ञापन नहीं आएंगे। और अगर आपने 9:40 के बाद में जब क्लास देखोगे तो आपको विज्ञापन भी बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो आप बिल्कुल लाइव जो प्राइम लाइव क्लास चलती है उस क्लास को आप बिल्कुल छोड़े नहीं, बिल्कुल देखें। और जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वहाँ तक जो भी मेरे इस लिंक को देख रहे हैं, इस लिंक को ग्रामीण बच्चों तक आप निश्चित तौर पर पहुँचाएँ, जिससे कि उन बच्चों को लाभ हो। और वो खेत में बैठा हुआ बच्चा अगर गणित के कौशल को अगर विकसित कर लेता है तो यही हमारी इस चैनल को बनाने की उपादेयता सिद्ध होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें नियमित तौर पर, कछुए वाली चाल पर, खरगोश वाली चाल पर नहीं, कछुए वाली चाल पे चलते रहो, स्लोली बट कंटिन्यू। और रुकना नहीं, कंटिन्यू चलते जब तक कि हमको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी चैनल पर इसी समय मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।